नमस्कार, मैं प्रिया। आज 22 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना संक्रमण दर में आई कमी। बिहार ग्रामीण डाक सेवक के पदों के लिए आवेदन भरने का आखिरी है मौका। बालों की अवैध धंधे पर पीएचक्यू ने दी सफाई। 12वीं के छात्रों के लिए बनाई जा रही है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की योजना। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 के मिले 5000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 5154 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 49,311 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 130, अरवल में 27, औरंगाबाद में 96, बांका में 66, बेगूसराय में 199, भागलपुर में 141, भोजपुर में 24, बक्सर में 38, दरभंगा में 376, ईस्ट चंपारण में 117, गया में 185, गोपालगंज में 229, जमुई में 33, जहानाबाद में 18, कटिहार में 173, खगड़िया में 82, किशनगंज में 121, लखीसराय में 25, मधेपुरा में 87, मधुबनी में 174, मुंगेर में 117, मुजफ्फरपुर में 259, नालंदा में 129, नवादा में 37, पटना में 981, पूर्णिया में 171, रोहतास में 25, सहरसा में 149, समस्तीपुर में 194, सारण में 77, शेखपुरा में 17, शिवहर में 75, सीतामढ़ी में 85, सिवान में 135, सुपौल में 121, वैशाली में 116, वेस्ट चंपारण में 89 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 36 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10,151 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,25,011 सैंपल की जांच की गई थी। बिहार के सभी जिलों में अलग अलग केंद्रों पर खरीफ फसल के लिए मिलेगी बीज। बिहार के सभी 38 जिलों में 495 केंद्रों पर किसानों को खरीफ फसल के लिए बीज मुहैया करवाई जाएगी, जिसके तहत कृषि विभाग और बीज निगम द्वारा 38 जिलों के करीब 500 केंद्रों पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले 1.25 लाख किसानों को 12,712 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसान निबंधित मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए अनुदानित दर पर बीज प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार धान 40 से 42 रुपए प्रति किलो, संकर मक्का 120 रुपए प्रति किलो, अरहर 120 से 125 रुपए प्रति किलो, सोयाबीन 97 से 110 रुपए प्रति किलो, उड़द 125 रुपए प्रति किलो, मड़ुआ 95 रुपए प्रति किलो, बाजरा 65 रुपए प्रति किलो, तिल 175 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों को मुहैया करवाए जाएंगे। बिहार को WHO ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और रिकेट इंडिया ने दिए 5 लाख डिटॉल साबुन। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बिहार को मदद का हाथ मिला है, जिसके तहत बिहार को WHO की तरफ से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करने वाले 12 मरीज क्षमता वाले 2 और 6 मरीज क्षमता वाले 3 उच्च स्तरीय टेंट के साथ 1,25,000 मास्क का सहयोग के रूप में दिया गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। इसके साथ ही रिकेट इंडिया के सहयोग से 5 लाख डिटॉल साबुन और 3 लाख मास्क भी दिया गया है, जिसे राज्य के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाएगा। इससे कोविड-19 के समय संक्रमण पर काबू पाने में विभाग को काफी हद तक सहयोग मिलेगा। ग्रामीण डाक सेवक के 4,368 पदों के लिए जल्दी करें आवेदन। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। इंडिया पोस्ट ने बिहार और महाराष्ट्र में ग्रामीण डाक सेवक GDS के 4,368 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 मई निर्धारित की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार में ग्रामीण डाक सेवक के कुल पदों की संख्या 1940 है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 903, EWS के 146, OBC के 510, SC के 294, ST के 45 और दिव्यांग कैटेगरी के 42 पद हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कुल पदों की संख्या 2,428 है। इनमें अनरिजर्व कैटेगरी के 1105, EWS के 146, OBC के 565, SC के 191, ST के 244 और दिव्यांग कैटेगरी के 77 पद है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। जिसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं भरे हैं और जो आवेदन करने के इच्छुक है, वो आधिकारिक वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ी मांग। जहां एक तरफ सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल को कम करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। यही कारण है कि अब सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या बढ़ा देकर इस इंजेक्शन की मात्रा को निजी अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा मुहैया करवाने की पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत टेस्ट उम्मीदवारों के स्कोर पर बेहतर क्लियरिटी लाने में मदद करेगा। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार जिलों को इस इंजेक्शन में 55,000 वायल का आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह व्यवस्था बनाई गई कि निजी अस्पतालों का 70% और सरकारी अस्पतालों को रेमडेसिविर का 30% हिस्सा दिया जाएगा।
खेती में नए प्रयोग करने वाले किसानों की अब छपेगी किताब। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब ऐसे किसानों की किताब छपने वाली है जिन्होंने खेती में नए नए आविष्कार किए हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आत्मा योजना की वर्चुअल समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया है, जिसके तहत जिले के अंदर नवाचार करने वाले प्रगतिशील किसानों को रोल मॉडल के रूप में पहचानकर उसकी डॉक्यूमेंट्री तैयार करवाने का निर्देश जारी किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जगजीवन राम की। जगजीवन राम का जन्म बिहार के आरा जिले में चंदवा में भारतीय जाति व्यवस्था की चमार जाति में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई संतलाल और 3 बहनें थी। उनके पिता सोभीराम पेशावर में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ थे, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया और उनके पैतृक गांव चंदवा में खेती की जमीन खरीदी और वहीं बस गए। जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, वो एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और बिहार के राजनीतिज्ञ थे। 1935 में अछूतों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लॉजेज लीग की नींव में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रमिक क्यू ने दी सफाई। बालू के अवैध धंधे को लेकर पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर पीएचक्यू ने भी अब अपनी सफाई जारी की है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय का दावा है कि यह कार्रवाई 1 मई से जारी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद एवं सारण के बालू घाटों पर अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि 1 मई से लेकर 20 मई तक पटना के विभिन्न थानों में 7 रोहतास में और 44 कैमूर में, 16 भोजपुर में, 34 औरंगाबाद में और 24 एवं सारण में 30 कांड यानी कि कुल 155 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 160 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 723 वाहनों को जब्त किया गया है। 2,90,025 घन फीट अवैध बालू की बरामदगी हुई है। आपको बता दें, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव ने 17 मई को डीजीपी को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि बालू की अवैध खनन में स्थानीय थाना की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की योजना। छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस की योजना पर काम कर रहा है। ऐसा करने से पीछे स्कूलों का कहना है कि टेस्ट स्टूडेंट्स को बेहतर अंक दिलाने में मददगार होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई मुद्दों के साथ 12वीं की परीक्षा को लेकर भी चर्चा हुई थी, लेकिन सीबीएसई की 12वीं बोर्ड के एग्जाम को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया था, जिसके बाद सीबीएसई से संबंधित स्कूलों द्वारा ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद यह टेस्ट उम्मीदवारों के स्कोर पर बेहतर क्लियरिटी लाने में मदद करेगा। मुजफ्फरपुर के 2000 से अधिक शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की अब होगी जांच। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की डॉक्यूमेंट की जांच मुजफ्फरपुर सहित पूरे बिहार में चल रही है। इस दौरान कई शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करते पाए जाने के कारण बर्खास्त भी हो चुके हैं। कई शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि इस जांच में कई बार पेंच भी फंसा है। इसी बीच मुजफ्फरपुर जिले के 2000 से अधिक शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच का शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इन शिक्षकों का नाम राज्य शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा मीनापुर के 928 शिक्षक है। वहीं मोतीपुर प्रखंड से भी एक शिक्षक का नाम नहीं है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत सिंह की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार सभी जिलों में वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित हुए शिक्षकों के नाम की मांग है। इन शिक्षकों के सभी डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा के गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक। चिपको आंदोलन के प्रणेता रह चुके सुंदरलाल बहुगुणा ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनके गुजर जाने पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रख्यात पर्यावरणविद थे। उनका गुजर जाना बिहार के लिए अपूरणीय क्षति है। चिपको आंदोलन के कारण वो विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सुंदरलाल बहुगुणा कई पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। सुंदरलाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, सरस्वती सम्मान सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बिहार के पुलों की मरम्मत के लिए पॉलिसी हुई तैयार। बिहार के पुलों की मरम्मत के लिए पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह पॉलिसी लगभग 5000 पुल की मरम्मत और रखरखाव के लिए तैयार की गई है। पथ निर्माण विभाग ने मेंटेनेंस पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है, जिसमें वैसे पुल को चयनित किया गया है जो अलग अलग वर्षों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और पथ निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया था। हालांकि ध्यान रहे, पथ निर्माण विभाग की तरफ से जारी किए गए मेंटेनेंस पॉलिसी में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों पर बने पुल शामिल नहीं किए गए हैं। आपको बता दें, मेंटेनेंस पॉलिसी में इस बात का प्रावधान किया गया है कि पुलों की लंबाई और उम्र के हिसाब से उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय होगी। यह व्यवस्था की जा रही है कि अपेक्षाकृत छोटे पुलों का एक पैकेज बनकर उसके रखरखाव का जिम्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दे दिया जाए।
राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। बीते दिन राजीव गांधी की पुण्यतिथि कांग्रेस मुख्यालय में मनाई गई, जहां पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करवाया गया था। इस मौके पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। राहत सामग्री लेकर सदर अस्पताल खगड़िया पहुंचा, जहां जरूरतमंद पीड़ितों को सैनिटाइजर, फल, दवा और भोजन आदि वितरण किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गुड्डू पासवान ने कहा कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे देश में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। डीआरडीओ ने बनाई सस्ती कोविड एंटीबॉडी परीक्षण किट। कोविड-19 मरीजों के बेहतर इलाज के लिए डीआरडीओ ने सस्ती कोविड-19 एंटीबॉडी परीक्षण किट का निर्माण किया है। डीआरडीओ की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार डिप्को वैन नाम की इस नई किट से व्यक्ति के शरीर में कोविड एंटीबॉडी क्षमता की मौजूदगी का परीक्षण किया जा सकता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने डिप्को वैन किट को परीक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और अब यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार मात्र 75 रुपए में अब आपको आपके टेस्ट का परिणाम आसानी से मिल जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने ईएसआईसी अस्पताल का मांगा पूरा ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए एसआईसी अस्पताल के पूरे ब्यौरे की मांग की है, जिसके तहत चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार के नोडल अधिकारी से अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर, स्टाफ, ऑक्सीजन, दवाओं और अन्य सुविधाओं पर पूरा ब्यौरा तलब किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईएसआईसी अस्पताल की तरफ से हल्फनामा दायर कर बताया गया कि कोरोना मरीज के इलाज के लिए अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, जिसके बाद अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई है। आयुष मंत्रालय ने जारी किया अपना हेल्पलाइन नंबर। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके तहत अब आप भी 14443 पर कॉल करके कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह नंबर टोल फ्री है। आयुष मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना परामर्श हेल्पलाइन नंबर सप्ताह में सभी दिनों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक पूरे भारत में उपलब्ध रहेगा। हेल्पलाइन जारी करते हुए मंत्रालय ने बताया कि आयुष की विभिन्न धाराओं जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध के विशेषज्ञ आम जनता के प्रश्नों के समाधान के लिए इस नंबर पर विशेषज्ञ हमेशा उपलब्ध होंगे। जिला प्रशासन ने राज्यों के सामुदायिक किचन की सुविधाओं में इजाफा किया है। जिला प्रशासन ने राज्य के सामुदायिक किचन की सुविधाओं में किया इजाफा। जिला प्रशासन ने राज्य के अलग अलग जगहों पर चलाए जा रहे सामुदायिक किचन की सुविधाओं में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी अब हरकत में आ गई है, जिसके बाद एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सामुदायिक किचन के सहारा रहने वाले माताओं और उनके बच्चों के लिए सरकारी निर्देश पर दूध की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण में मरीजों के साथ इलाज के लिए राजधानी आने वाली मरीजों और उनके परिजनों को खाने पीने की वस्तुओं के लिए परेशानी हो रही थी। लॉकडाउन घोषणा से पहले सरकार ने प्रत्येक जिले में सामुदायिक किचन संचालन का निर्देश दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू की हुई राजनीति में एंट्री। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बाद जीतन राम मांझी की बहू की राजनीति में एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी की एंट्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को जवाब देने के साथ हुई। इसके तहत दीपा मांझी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि बिहार में एक और बेटी इंसाफ मांग रही है, जिसकी जिंदगी लालू परिवार ने बर्बाद कर दी है। क्या गलती थी ऐश्वर्या की, जो तुम सब ने मिलकर उसे जलील किया, मारा पीटा। जब अपने घर शीशे के बने हो तो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। जिसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक उठापटक राजद और एनडीए के बीच में होती नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बीते दिन विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद किया, जहां उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के उपचार, रोकथाम एवं जागरूकता के लिए मंत्रालय स्तर पर व्यापक कदम उठाए गए हैं। आईसीएमआर ने भी गाइडलाइन जारी की है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकोमाइकोसिस को महामारी घोषित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रियों से संवाद के क्रम में हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा एवं केंद्र शासित प्रदेश के राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की मौजूदा स्थिति एवं टीकाकरण पर आयोजित वर्चुअल बैठक में पटना में सम्मिलित हुए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर अकाउंट हुआ ब्लॉक। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य कुछ दिनों पहले राजनीति में सक्रिय हुई थी, लेकिन उनके राजनीति में कदम रखते ही उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी जानकारी ट्विटर ने रोहिणी आचार्य को मेल करके दी। मिली जानकारी के अनुसार सुशील कुमार मोदी की तरफ से दर्ज की गई शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि क्या अचीवमेंट है। अगर यह फुर्ती अस्पताल बनाने, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सप्लाई, दवा सप्लाई में दिखाते तो बिहार भी वाहवाही करता। आपकी अपनी नाकामियों को पैतरेबाजी करके महामारी के इस विपदा में मुद्दे से भटका रहे हैं।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। आज ही के दिन बिछेंद्री पाल 1984 में दुनिया को सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। दलाई लामा ने 2001 में तिब्बत की आजादी की मांग छोड़ी। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को 2007 में नॉर्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1774 में हुआ। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक मदन लाल मधु का जन्म 1925 में हुआ। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का जन्म 1959 में आज ही के दिन हुआ था। ग्रेग चैपल ने राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम को लेकर किया बड़ा खुलासा। भारतीय टीम के पूर्व कोच रह चुके ग्रेग चैपल ने राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम को लेकर हाल ही में बड़ा खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने क्रिकेट लाइव स्टोरीज पॉडकास्ट पर बातचीत करते हुए कहा कि राहुल द्रविड़ के पास टीम इंडिया को दुनिया की बेस्ट टीम बनाने का विजन था, लेकिन टीम के दूसरे सीनियर खिलाड़ियों से उनके विचार नहीं मिलते थे। द्रविड़ ने सचमुच भारत को दुनिया की बेस्ट टीम बनाने को लेकर काफी कोशिश की थी, लेकिन टीम में उस वक्त सब एक जैसा नहीं सोचते थे। खिलाड़ियों का ध्यान टीम में बने रहने और बाकी सब चीजों पर ज्यादा रहता था। कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने विरोध किया क्योंकि उनमें से कई खिलाड़ियों का करियर समाप्त होने वाला था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 21 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,000 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,000 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 94.53 रुपए प्रति लीटर और डीजल 88.32 रुपए प्रति लीटर था। अब ट्विटर के ब्लू टिक के लिए आप कर सकेंगे आवेदन। अगर आप भी ट्विटर यूजर हैं तो आप भी ब्लू टिक के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत कंपनी ने एक बार फिर अपना वेरिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने की घोषणा की है। इसके जरिए यूजर ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कंपनी के अनुसार केवल उन्हीं यूजर को ये ब्लू टिक मिलेगा जिनकी एप्लीकेशन उनके तय किए गए नियमों को पूरा करती हो। ट्विटर ने अपने इस फीचर को साल 2017 में बंद किया था। नए नियमों के अनुसार आवेदन करने वाले यूजर का अकाउंट पिछले 6 महीने के दौरान एक्टिव होना चाहिए। ट्विटर ने साथ ही कार्यक्षेत्र को भी आवेदन का आधार बनाया है। नए नियमों में सरकार, कंपनियों, ब्रांड एवं संगठन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एवं पत्रकार, मनोरंजन, स्पोर्ट्स एवं गेमिंग एक्टिविस्ट के अलावा सोशल मीडिया पर प्रभावी लोगों को शामिल किया गया है। बिहार की कई ट्रेनें हुई रद्द। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने अपनी तरफ से जानकारी साझा करते हुए बिहार की ट्रेनों को रद्द करने की बात कही है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत रेलवे ने 16 जोड़ी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि 16 जोड़ी स्पेशल और पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन अब 23 मई से अगले आदेश तक रद्द रहेगा। इनमें स्पेशल मेल एक्सप्रेस, स्पेशल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रमोद कुमार, रवि कुमार, सूरज कुमार, प्रहलाद कुमार, विकी कुमार, कुमार रवि, मोहम्मद इस्माइल, साजिया नवीन, मुस्कान कुमारी, तुलसी कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, सोनू कुमार, धनंजय सिंह, धीरेन्द्र सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।